टुडे ओवर टॉपिक इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अभी तक जितनी भी हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया है वो 20वीं सेंचुरी से पहले तक हैं। अभी तक हमने सॉलिड की जो है वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना शुरू किया है। तो 20वीं सेंचुरी से पहले तक हमारे पास थोड़ी बहुत सॉलिड की जो है वो थर्मल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ तो गई थी। थर्मल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे थे और उसी को हम सॉलिड के लिए भी मॉडल को यूज़ कर रहे थे और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम ओम लॉ को यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि जो सॉलिड्स हैं ये इन लॉज को ओबे क्यों करते हैं। उनमें ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किस बुनियाद पे जो है ये आती हैं। तो उसको एक्सप्लेन किया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने। अब अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये जो थ्योरी है इसका नाम पे गौर करें तो आपको इसकी सारी की सारी बैकग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अभी तक हम इसलिए इन चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हमें ये तो पता था कि ये हो रही हैं, क्यों हो रही हैं इसका आंसर हमें इसलिए नहीं पता था क्योंकि अभी तक हम 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक हमें यही पता था कि एटम जो है ये अनडिवाइडेबल पार्ट है मैटर का। लेकिन एट द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हमें पता चल चुका था कि एटम के बेसिकली दो पार्ट हैं। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक उसका एटम का न्यूक्लियस है और एक उसके इलेक्ट्रॉन है जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर हमारे पास बोहर का उस टाइम का मॉडल माइंड में हो। तो उसने हमें बताया कि हमारे पास जो बेसिकली न्यूक्लियस है उसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो होल्ड करके रखा होता है और उसकी अट्रैक्शन की वजह से वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। और जूँ जूँ उसके शेल जो हैं बढ़ते जाते हैं उस पे उसकी जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो वीक होती जाती है। दैट्स वाई हम जो उसके आउटर मोस्ट शेल है, हमने तब वो एक वेलेंस शेल का जो नाम है वो इन्वेंट किया कि हमारे पास जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वेलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं। दैट्स वाई दे कैन कंसिडर्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल। सो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने बेसिकली हमें बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम में होते हैं जिनकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो हैं वो बनती हैं। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसके दो दौर हैं बेसिकली। एक तो है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और एक है क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अपने नाम से दोनों में फ़र्क वाज़िया है। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वो थ्योरी का पार्ट है जिसमें हमने फ़िलहाल उसी 19वीं सेंचुरी के एंड तक जो हमारे पास क्लासिकल लॉज थे उनको यूज़ करते हुए जो फ्री इलेक्ट्रॉन को और सारे के सारी इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, वो हमारे पास क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। जबकि क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वो थ्योरी का पार्ट है जिसमें हमने 1925 में और 19 उसके अबव जितना भी जाते जाएं, जहाँ हमारे पास क्वांटम फिज़िक्स के हवाले से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती गई, तो उस बुनियाद पे जो हमने उसमें अमेंडमेंट करते रहे क्लासिकल थ्योरी में, उनको हम बोलते हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो फ़िलहाल जो हमारे आज का जो टॉपिक है वो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। अगर मैंने ज़रूरी समझा तो मैं आपको क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है इट वर एक्सप्लेन बाय ड्रूड एंड लॉरेंट्ज़, दो साइंटिस्ट के नाम है। 1900 में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और इसको ड्रूड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और अपने नाम से ज़ाहिर है इट बेस्ड अपॉन सिंपली क्लासिकल लॉज। तो आज जितनी भी चीज़ें आप सुनेंगे, सीखेंगे, वो सारी की सारी आपकी जो पिछली सारी की सारी स्टडी है उसी से रिलेटेड है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी, आपको कहीं ना कहीं याद होंगी, आपने सिर्फ डॉट्स को मिलाना है, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगी। सो फिलहाल ये हमारे पास क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमने इसके पास्टुलेट्स को देखने हैं कि बेसिकली पास्टुलेट कह लें, अजम्पशंस कह लें, कि जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो क्या क्या एक्सप्लेन करती थी किसी भी एटम की थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो वो अजम्पशन या पोस्टुलेट जो भी कह लें उसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कितनी हद तक सही साबित हुए। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो ये है, बड़ा सादा सारा, कि सबसे पहले ड्रूड और लॉरेंट्ज़ ने ये अज्यूम किया कि हमारे पास जो एटम है ये दो पार्ट पे कंसिस्ट करता है। एक उसका एक हैवी पार्ट है जिसको आइंस और आर्च के दौर में हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उस पे,
जो कि स्टेशनरी है डेफिनेटली, और उसके अराउंड जो हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक वैलेंस शेल होता है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर फ्री टू मूव, दैट्स वाई दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की एग्जांपल लें तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से पहले शेल में इसके पास होंगे 2, दूसरे में होंगे 8, और एक जो शेल इसका रह जाएगा उसमें होगा 1। सो हमारे पास ये जो सेंटर में है न्यूक्लियस, इसको आयन बोल सकते हैं, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ओवरऑल, और बाकियों पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे। सो ये जो हमारे पास, इसको मैंने बड़ा करके बनाया है, साइज़ इसका भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उनके जितना ही है, बस इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए मैंने इसको थोड़ा हरा बड़ा बनाया। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है। इस शेल को हम बोलेंगे वैलेंस शेल, और ये वाला जो है इसका इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो सबसे ज़्यादा वीक होगी और सबसे लूजली बाउंड ये होगा, इसलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये रैंडमली मूव कर सकता है पूरे के पूरे एटम के स्ट्रक्चर में। दूसरा जो पॉस्टुलेट हमारे पास बनेगा वो ये है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट और सारी की सारी बुनियाद है इसकी, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं काइनेटिक गैस थ्योरी से। काइनेटिक गैस थ्योरी बड़ी पुरानी क्लासिकल थ्योरी हमारे पास चलती हुई आ रही है, जो कि गैस एटम्स को, एक कंटेनर में जो हमारे पास गैस के एटम होते हैं उसकी मोशन को एक्सप्लेन कर सकती है। तो जो हमने अजम्पशन उसके लिए अज्यूम किए थे वही सेम हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो सिमिलरली एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तरह मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि आइडियल गैस में हमने सारे के सारे एटम्स की मूवमेंट को एक्सप्लेन किया था काइनेटिक थ्योरी गैस में। सो उस थ्योरी के मुताबिक जब मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडमली मूव करके कोलाइड कर रहे होते हैं, सेम इसी तरह जब हम इसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर जो भी हमने मेटल लिया हुआ है, अगर हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे विल मूव रैंडमली एंड दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज द वॉल ऑफ कंटेनर्स। लेकिन यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि हमने अज्यूम करना है कि इसका हर एक कोलियन जो होगा वो इलास्टिक कोलियन होगा। दैट्स मीन कि उसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा इस कोलियन की वजह से। वी हैव टू अज्यूम दैट पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट जो इसका पॉस्टुलेट है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है, कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं उनके रिलेशन को हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जब हम आइंस्टाइन का मॉडल और क्लासिकल मॉडल एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि ओवरऑल किसी एक सिंगल एटम या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये अज्यूम किया था कि हमारे पास हर एक एटम जो है वो सिंगली और फ्रीली मूव कर रहा है, उसकी अपनी एक एनर्जी है, उसको हमने फाइंड किया था और फिर ओवरऑल हमने एनर्जी को एडअप करके जो है उसके लिए निकाल लिया था। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक किसी एक सिंगल एटम की जो एनर्जी होती है उसको हम दे सकते हैं E इज़ इक्वल टू हाफ kBT से, वेयर KB इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लेकिन हमने यहाँ पे अभी बताया कि क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर रहा है और कोलाइड करने के बाद वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 डायमेंशन की होगी, एक्स वाई जी की। तो उसकी ओवरऑल जो एनर्जी होगी अगर टोटल हम निकालें तो, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, सो वो एक्स के अलॉन्ग भी इस एनर्जी से मूव कर सकता है, वाई के अलॉन्ग भी और जी के अलॉन्ग भी। तो उसकी जो ओवरऑल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2 kBT। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें वैसे तो पता है कि एनर्जी जो होती है इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास जो एनर्जी होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ टोटल एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने ऊपर ये एक्सप्लेन किया है कि हम कंसीडर कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस, और आइडियल गैस में ये होता है कि हर एक एटम जो है उसका दूसरे एटम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो दूसरे एटम पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। इवन उनके दरमियान जो कोलिजन भी हो रहा होता है वो प्योरली इलास्टिक होता है। दे आर नॉट लीविंग और गेनिंग द एनर्जी और मोमेंटम,
ना ही वो मोमेंटम को गेन कर रहे हैं ना ही लूज़ कर रहे हैं, दे आर प्योरली कोलाइडिंग इलास्टिकली। सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हर एक पार्टिकल जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। सो उनका एक दूसरे के ऊपर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स नहीं है। सो दैट्स वाई दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उनके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब अगर वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव या रिपल्शन की फोर्स लगा रहे हों, ज़बरदस्ती एक दूसरे को मूव कराने की कोशिश कर रहे हों, विच इज़ नॉट द केस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। सो इसको अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास जो एनर्जी का वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बनेगा इस केस के लिए वो ये आ जाएगा। अब यहाँ से भी वैसे हम दे सकते हैं, ये सारे के सारे 3/2 KB मैस 1/2 सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से वैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर और वेलोसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा हम सिस्टम का टेम्परेचर करते जाएंगे उसकी वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। एंड इट इज़ कॉमन सेंस, किसी भी सिस्टम में अगर आप उसको हीटअप करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सो डेफिनेटली उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो उसके एटम हैं, उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ेगी। सो इसी तरह नेक्स्ट जो इसका पोस्टुलेट है वो स्पीड के ही बारे में है कि ओवरऑल स्पीड जो इनकी हो रही है, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो इसकी जो मीन स्पीड होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो डेफिनेटली हमारे पास जो उसका फार्मूला है, पुराना फार्मूला, वो यही है, v इज़ इक्वल टू होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। और यहाँ पे जो हो इसका एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं वो है v इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर टॉ। अब ये लैम्डा क्या है और टॉ क्या है? लैम्डा को हम बोलते हैं, हमारे पास ये एवरेज डिस्टेंस है, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है लैम्डा, लैम्डा जो है ये बेसिकली एवरेज डिस्टेंस है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है बिटवीन टू कंसेक्टिव कुलयंस। दो कंसेक्टिव कुलयन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन फासला कवर करता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, या मीन फ्री डिस्टेंस बोलते हैं उसे। और दूसरा नीचे टाइम की जगह है टॉ, बेसिकली ये भी टाइम ही है लेकिन ये इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये वो एवरी टाइम है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन दो कंसेक्टिव कुलयन के दरमियान में लेता है, या इन शॉर्ट आप बोल लें कि दो कुलयन के दरमियान जितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। याद रखें, किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस होगा, लैम्डा होगा, मीन फ्री पाथ होगा, वो 1 नैनोमीटर होगा। और जो उसका रिलैक्सेशन टाइम होगा वो नियर अबाउट 10⁻⁻14 सेकेंड होगा। और जब हम ये वैल्यूज़ लगा के हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे किसी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए रूम टेम्परेचर पे, तो वो नियर अबाउट निकल आएगी 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है रूम टेम्परेचर पे वो मूव कर रहा होता है रेंडमली। ओके, अभी तक बात हो रही थी कि जब हमने कोई भी मेटल के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, लेकिन लेट्स सपोज अगर हम इस तरह से इस मेटल को बैटरी के साथ अटैच कर दें, एक एंड में नेगेटिव और एक एंड में पॉजिटिव हो, तो जिस तरह ये हमारा मेटल है इसके अंदर ये ब्लू डॉट्स छोटे हैं और आइंस जो हैं मैंने ब्लैक डॉट से बड़े वाले थोड़े एक्सप्लेन किए हैं, उसको बनाए हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है दे विल डेफिनेटली, ब्लू लाइन शो कर रही है कि वो पॉजिटिव एंड की तरफ आएगा, और जो आइंस हैं जो कि ब्लैक हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली ब्लू के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ब्लैक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ आएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। और इसकी जो रीजनिंग है वो बड़ी सिंपल है, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन जो अपनी ही धुन में जो है वो आगे पीछे रैंडमली मूव कर रहे थे, दे वर फ्री, लेकिन अब उन्हें एक धक्का फील होगा। हमने लेट्स सपोज एक ये जो बैटरी लगाई है इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनको एक धक्का लगेगा, उनको एक पुश मिलेगा, उनको एक ड्रिफ्ट लगेगा, जिसकी वजह से उनको पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो उनके ऊपर लग रही होगी उसकी वजह से। तो लेट्स सपोज अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं ई, तो ई को हमें पता है किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, F/Q। तो हमारे पास जो है एक फोर्स लगेगी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से।
अब अगर क्योंकि हम क्लासिकल व्यू को भी सामने रखे हुए हैं, तो क्योंकि हमें क्लासिकली पता है F इज़ इक्वल टू होता है ma, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास QE विल बी इक्वल टू आ जाएंगे ma के। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, जितना एक्सेलरेशन उनमें आएगा उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, दिस वन, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास। अब यहाँ पे हम Q भी लिख सकते हैं, और Q चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, तो इसकी जगह E भी आ सकता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से जो वेलोसिटी में चेंज आया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम बोल रहे हैं, जो उसकी रैंडम वेलोसिटी में चेंज आता है डेल्टा V, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A टॉ। A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, टॉ फॉर रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन होता है डेल्टा V ओवर T, तो यहाँ से डेल्टा V किसके को आ जाएगा, A इंटू टी। अब यहाँ पे हम सिंपल टाइम नहीं ले रहे बल्कि रिलैक्सेशन टाइम ले रहे हैं, तो इस T को हम इससे चेंज कर देंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ चुकी है, तो वो हम सिंपली उसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो हमारे पास ये QE ओवर M और साथ ही आ जाएगा टॉ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कितनी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड E उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो जिस तरह से हमने फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उस पर लगने वाली फोर्स, ये सारी की सारी चीज़ों को निकाला है, और फिर हम इससे बता सकते हैं कि किस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जिस हिसाब से फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, उसी हिसाब से उसके ऊपर जो सारी की सारी एनर्जी है वो चेंज होगी। जैसे मैंने बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो उसके सारे के सारे ये फीचर्स चेंज होंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेम इसी तरह जैसे टेम्परेचर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, वो भी हमने इसमें देखा। तो टेम्परेचर के चेंज होने से अगेन वेलोसिटी चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो ये सारे के सारे जो फीचर हैं हमारे माइंड में एक बन गए कि किस तरह से हम फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह वेलोसिटी को चेंज करने से बाकी के पैरामीटर भी जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से उसकी कंडक्टिविटी में भी फ़र्क जो है वो सारी चीज़ों में पड़ता जाएगा। तो इस तरह से हमने क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से उसके फीचर्स जो हैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कि क्यों जो हैं वो हमारे पास कुछ मटेरियल जो हैं वो ओहम लॉ ओबे कर रहे हैं, किस तरह से उनकी मोबिलिटी की वजह से, मूव करने की वजह से करंट में चेंज आता है, कंडक्टिविटी में चेंज आता है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इस थ्योरी की जो सक्सेस जो आप कह सकते हैं, जो अचीवमेंट कह सकते हैं, वो ये हैं कि इस थ्योरी ने ये वेरीफाई किया कि ओहम लॉ जो है वो क्यों कुछ मटेरियल जो हैं वो कैसे एक्सप्लेन उसको जो है वो ओबे कर रहे हैं। V इज इक्वल टू आई आर जो हमारे पास ओहम लॉ था वो क्यों ओबे हो रहा है, वो उसको एक्सप्लेन किया। और इसने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स में कैसे हो रही होती है, और इवन इसने वाइडमैन फ्रांस लॉ भी जो है एक्सप्लेन किया। ये बेसिकली एक लॉ है जो कि बताता है कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी आपस में इनका आपस में रिलेशन है। वो हमने इसमें भी देखा, जैसे मैंने आपको वो डेरिवेशन करते हुए बताया कि इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो टेम्परेचर है उसकी जो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब थर्मल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो चेंज होगी, मूवमेंट चेंज होगी तो डेफिनेटली फिर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो चेंज होगी। तो टेम्परेचर को और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपस में रिलेशन है, और बाज़ औक़ात हम दोनों के लिए सेम जो टर्म्स हैं वो यूज़ भी कर रहे होते हैं, सेम कंसेप्ट दोनों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं आज भी। और एट द एंड इसने मेटल की कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को भी जो है बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। सो ये बेसिकली इसके मेन अचीवमेंट्स थी जो कि हमने क्लासिकल थ्योरी को यूज़ करते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन की थी, और मेटल की कंडक्टिविटी क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, किसी हद तक इसने उसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं डेफिनेटली। बाद में जो जो हमारा नॉलेज जो है वो साइंस का, फिज़िक्स का बढ़ता गया और नई से नई चीज़ों के बारे में हमें पता चलता गया, तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी थे जो कि क्लासिकल बैकग्राउंड को फॉलो करते हुए हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, और वो फिर क्वांटम के जो कंसेप्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने एक्सप्लेन किया था। इसमें सबसे पहली चीज़ थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि इसका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटम फिज़िक्स के पास है, जहाँ पे हम जो क्वांटम थ्योरी है उसकी बुनियाद पे हम इसको
हर एक चीज़ को एज अ पार्टिकली अंडरस्टैंड करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वांटम के कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए ही हमने सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लासिकल लॉज के मुताबिक इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थॉम्पसन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इसका जो दूसरा बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि ये जो थेरी है ये कंडक्टर्स की, मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है उसको तो बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो कंडक्टर को तो ये एक्सप्लेन कर रहा था उसके बिहेवियर को, लेकिन ये जो थ्योरी है ये सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तीसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये था कि क्लासिकल थ्योरी जो थी वो वाइडमैन फ्रेंड्स लॉ जो मैंने बताया कि ये बेसिकली रिलेशन है इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मल कंडक्टिविटी का एक दूसरे के साथ, ये सिर्फ उसको रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे ही एक्सप्लेन कर रहा था। लोअर टेम्परेचर पे जाके जो इसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो आपस में रिलेशन है, जो बिहेवियर बनता है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो क्लासिकल थ्योरी को यूज़ करते हुए हम लोअर टेम्परेचर पे वाइटमैन फ्रेंड्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एक बड़ा सिंपल सारा इसका जो फेलियर था वो ये था कि ये मेटल्स के जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। कुछ टेम्परेचर पे जो था वो रूम टेम्परेचर तक जो है उसको एक्सप्लेन करता है सेम इसी तरह, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्लासिकल थ्योरी जो थी वो उनकी हीट कैपेसिटी को, मेटल को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा एरर थे उसमें। और लास्ट में दो बड़े इंपॉर्टेंट जो फिनोमिनाज हैं उनको भी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। एक थी सुपर कंडक्टिविटी और एक था फेरोमैग्नेटिज्म। सुपर कंडक्टिविटी डेफिनेटली ये मॉडर्न एरा में जाके हमें पता चला, भी इसका 1970s और 60s में जाके हमें मेजर एक्सपोजर इसमें मिला है सुपर कंडक्टिविटी में। तो डेफिनेटली उस क्लासिकल थ्योरी के लिए तो ये बड़ी एक नई चीज़ थी और तब तक तो ये डिस्कवर भी नहीं हुई थी। तो इसलिए सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमिना को और फेरोमैग्नेटिज्म के फिनोमिना को क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी दूर दूर तक। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक हैं जो कि हम क्लासिकल थ्योरी से जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जिनको बाद में जो है वो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो कि सुपरफील्ड ने हमें, या समरफील्ड जिसका नाम है, उसने 1925 में दिया था, उससे एक्सप्लेन करते थे। और उसके बाद 1928 में एक जोन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी आई थी जो कि एनर्जी बैंड थ्योरी के आने के बाद जो है उसमें अजम्पशन मज़ीद ऐड की गई थी क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, उससे हम एक्सप्लेन करते थे। आज के लेक्चर में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का थोड़ा सारा इंट्रोडक्शन देखा है, क्योंकि कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। उसके बाद हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आज तक जो वर्जन्स हैं वो कितने हैं। तो बेसिकली तो 2 हैं, लेकिन इसके टोटल 3 वर्जन आप बोल सकते हैं। एक तो था क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जिसको आज हमने सारे के सारे उसके पोस्टुलेट्स भी किए हैं। उसके बाद इसकी आती हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और उसके बाद एक आता है इसका जो कि क्वांटम हमारे पास 1925 में आई, क्लासिकल 1900 में आई, और जोन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो 1928 में हमारे पास उसकी अजम्पशंस ऐड हुई। तो आज हमने क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स देखे, उनकी बुनियाद पे आज तक होने वाली जो अचीवमेंट हैं कि जिन जिन फैक्टर्स को, जिन जिन प्रॉब्लम्स को ये एक्सप्लेन करती है उसको हमने देखा, और साथ ही साथ हमने देखा कि ये किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, किन किन फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसको बाद में क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया और जोन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। ये सारी की सारी चीज़ें हमने कवर की हैं।